वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकता। नाउ अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। अगर आप धमकी दे रहे हैं इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे। इंडिया इज अ मेजर बायर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। या दुनिया के कहीं के भी लोग वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। अब अटैक आ रही है, क्या है वो, क्या चीजें तैयार हुई हैं? इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलके अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के तौर पे जो है वो हमें हमारा पार्टनर बन जाए। अब होगा क्या कि भारत और यूएसए की डील तैयार थी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट है, पेपर वर्क फाइनलाइज हो चुका था, दोनों साइड्स एग्री कर गए थे कि क्या करना है। लास्ट मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन डाल दी। पर्सनल डिमांड थी। डिमांड ये थी, उसने अपनी टीम को बोला कि मैं ये डील को साइन तब करूंगा अगर मोदी जी मुझे कॉल करेंगे। तल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं भगवान उन पर ब्लेस्ड है। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो यह नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई। ने क्या किया कि एक तरफ तो ये सोना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया और यही काम सहयोगी देशों को भी कहा, चीन को भी कहा, ब्राजील को भी कहा, रशिया को भी कहा कि वो डॉलर्स के चक्कर में मत रहो, सोना कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास सोने का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा और उस सोने के स्टॉक के आधार पर हमें एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के हवाले से ये 2025 तक पाकिस्तान विल बी। ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाजों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर के कुछ सलाह मशविरा किया कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें यहां जाने नहीं देगा और हमें अगर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा।
परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ब्रदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिलकर के अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही लें कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के वॉरशिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हां साथियों, और यह जंग केवल इस बात की कि अगर अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जहाजों को अमेरिका ने रोका तो उसे कैसे रोका जाएगा। बस इसी को लेकर के हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चाइना, रशिया, ईरान ज्वाइन साउथ अफ्रीका फॉर नेवल ड्रिव एज टेंशन रन हाई। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर है, इन देशों में सबसे ऊपर ईरान, जिसके यहां भयंकर आग लगी है, चर्चा सबकी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट, और वो ये कि यदि आप चाहते हैं हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से हमसे जुड़कर हमारे तैयार किए हुए सेशंस को सुनना, कुछ सीखना, तो स्टॉक मार्केट पर बेहतरीन कोर्सेज हमारे द्वारा लिए गए हैं। म्यूचुअल फंड्स पर मेरे द्वारा बहुत ही बेहतरीन क्लासेस सिलेक्शन के लिए दी गई हैं कि आप कैसे बेहतरीन अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। सारी जानकारी बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। हेडलाइन है साथियों कि चीन, रशिया और ईरान के वॉरशिप इस समय साउथ अफ्रीका के अंदर एक हफ्ते की नेवल ड्रिल के लिए इकट्ठा हो गए हैं और उद्देश्य है सीजर ऑफ सेवरल ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला के हाल हुए उनको रोकने के लिए, सेफगार्ड वाइटल शिपिंग लेन्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये पूरे ऑपरेशंस जिस वजह से हो रहे हैं उनके केंद्र में केवल यह है कि भैया जिस तरह से इस रास्ते में हाल ही में हमारे जहाज रोके गए उनसे हमें निकलना होगा, बचना होगा। आपको याद तो होगा ही, मैंने पिछले सेशन में ही आपको बताया है कि कैसे एक ईरान के पास से चले हुए जहाज को अमेरिका ने वेनेजुएला जाने से पहले रोका, जिसका नाम बेला 1 था। फिर ये यहां जाने से बच करके निकलने लगा और जब यहां पर पहुंचा एक रूसी जहाज तो अमेरिकियों ने उस रूसी जहाज को पकड़ लिया। हमने कल के सेशन में आपको बताया था इससे रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई थी, क्योंकि यहां पर रूस ने उसे अपना जहाज क्लेम किया और यूएस ने उसे वेनेजुएला की शैडो फ्लीट कहकर रोक लिया। मेरे प्यारे साथियों, जहाज सबका होता है। हाई सी में सभी देश अपने जहाज लेकर चल सकते हैं और उसमें सभी देश अपने जहाज लेकर चल सकते हैं। ऐसे में जब रूसी जहाज को अमेरिका ने यह कहकर रोक लिया कि ये तो वेनेजुएला के नाम पर चल रहा था, हमारे सामने झूठ बोल करके निकल रहा था, इससे इस जगह पर टेंशन बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़े कि रूस की सबमरीन तक यहां तक पहुंच गई, डेस्ट्रॉयर खड़े हो गए। लगने लगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के स्तर पर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी रूस की समझदारी से एक बड़ा हमला रुक गया। लेकिन ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं हैं, वो लगातार दुनिया भर में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ताजा दिक्कत उन्होंने ईरान में खड़ी की है। ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहां पर जो खमने की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में ईरान और जितने भी प्रताड़ित देश हैं अमेरिका से, उन्होंने लगभग एका करने का सोच लिया है, ऐसा लग रहा है। रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान, ये चारों देश मिलते हैं अटलांटिक ओशियन के इस किनारे पर, क्योंकि यहां से इन्हें वेनेजुएला बिल्कुल नजदीक दिखता है। बोले एक बार अपन इस जगह पर आइए और अभ्यास कर लेते हैं। यही हुआ। साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास इन सब ने अपनी अपनी नेवीज को इकट्ठा किया। इस अटलांटिक ओशियन में इन्होंने अभ्यास शुरू किया कि यदि अमेरिका ऐसा करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीन के साथ रूट यूज में होता है यूरोप का, या तो वो स्वेज कैनाल के थ्रू होता है, यानी कि अटलांटिक सी से होता हुआ जिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, और फिर यहां से बाबे मंडल होते हुए या तो इंडियन ओशियन के थ्रू होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होता है, या फिर यहां से अटलांटिक ओशियन से होता हुआ साउथ अटलांटिक ओशियन, केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशियन से होते हुए मलक्का स्ट्रेट और फिर चाइना। इन सभी ट्रेड रूट्स में से जब ये रूट बाधित होता है तो सबसे ज्यादा केप ऑफ गुड होप वाला होता है। अंग्रेज भी जब सबसे पहले भारत आए थे तो वो जिस रूट के थ्रू भारत पहुंचे थे, या भारत को जिस रूट के थ्रू उन्होंने मतलब ट्रैक किया था, वो यही केप ऑफ गुड होप था। दुनिया भर के यूरोपियंस इंडिया की तरफ जब आए या एशिया की तरफ जब आए तो केप ऑफ गुड होप होते हुए ही आए थे। इसी रास्ते के आसपास यहीं पर अब तैयारी चल रही है। अटलांटिक ओशियन के अंदर रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान के नेवल जहाज यहां पर आकर खड़े हो गए हैं। केप टाउन के अंदर सैमोइन टाउन करके एक जगह है, वहां पर एक अभ्यास किया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है विल फॉर पीस 2026। और यह पहली बार है जब ब्रिक्स प्लस नेशंस आपस में इकट्ठे हुए हैं। ये ब्रिक्स प्लस नेशंस क्या है मैं ये भी बता देता हूं।
आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2009 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इनने मिलकर ब्रिक का निर्माण किया था। 2010 के अंदर यहां पर शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, बन गया था ब्रिक्स। और उस ब्रिक्स में अब 5 देशों के अलावा अन्य 5 देश और जुड़ चुके हैं। उनकी वजह से ये ब्रिक्स प्लस कहलाता है। ब्रिक्स प्लस देशों में फिलहाल जो है वो यहां पर रशिया इकट्ठा हो रहा है, चाइना है, यहां पर साउथ अफ्रीका है और ईरान है। ईरान कहां से आया? तो ईरान ब्रिक्स प्लस देशों का मेंबर है। इन सबके इकट्ठे होने से विल फॉर पीस 2026 शुरू हो रहा है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनना शुरू होगा कि ब्रिक्स प्लस नाम दे दिया तो यहां से ब्राजील कहां चला गया, इंडिया कहां चला गया? इन 2 देशों का क्या अपडेट है, ये अपडेट भी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल के लिए सबकी नेवीज जो इकट्ठा हुई हैं उन्हें आप देख लें। सिमोन टाउन के अंदर एक्सरसाइज विल फॉर पीस के लिए एकत्र हुए जो नेवल के सैनिक हैं उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। ये नेवी के सैनिक हैं। अफ्रीका में इनका स्वागत हो रहा है। यहां पर नेवल वेसल ले लेकर के ये सब पहुंचे हुए हैं। साउथ अफ्रीका इनका वेलकम कर रहा है। सभी के जहाज, चीनी जहाज यहां पर दिख रहे हैं, रशियन जहाज दिख रहे हैं, रशियन और ईरानियन लोग यहां पर एक साथ दिख रहे हैं। बड़े स्केल पर नेवल जहाज, डेस्ट्रॉयर्स लेकर के ये यहां पर पहुंच गए हैं और इनका स्वागत हो रहा है इस अंदाज में कि भाई अगर हमारे जहाजों को अगर अमेरिका ने रोका, इस ट्रेड रूट को बाधित किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उससे निपटने के लिए। सब देशों की तैयारी और सबकी स्ट्रेटेजिकल मीटिंग होते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको पहले एक बार और जानकारी दे देता हूं। जब G20 बैठक को साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था, जिसे अमेरिका नहीं चाहता था कि यह होस्ट करे, उस समय पर यह विल ऑफ पीस जो है ना ये होने वाली थी। ये जो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये उस समय पर होने वाली थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को, विल फॉर पीस वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को G20 को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने रोक दिया था। इन्होंने कहा पहले G20 करा लेता हूं, पहले ही अमेरिका चिढ़ा पड़ा है, वो हमारे यहां आने से वैसे ही मना कर रहा है, एक बार इसे करा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने इस एक्सरसाइज को इस महीने एक्सटेंड कर दिया था, तभी जाकर के ये जनवरी के अंदर एक्सरसाइज होना शुरू हुई। पहले ये एक्सरसाइज केवल अभ्यास था, यानी कि एक नेवल अभ्यास था, लेकिन अब ये मैरीटाइम रूट को सिक्योर करने के लिए जरूरत बन गया है। ऐसे में हेडलाइन बनती है कि ब्रिक्स मेंबर्स टू होल्ड जॉइंट ड्रिल नियर साउथ अफ्रीका, ऐसा चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है। पहले भी ब्रिक्स के ये देश मिलकर के 1-2 बार मीटिंग किए हैं, लेकिन ब्रिक्स प्लस देशों की ये पहली बैठक है, इसीलिए इसे फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल ड्रिल कहा जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के अंदर जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। क्योंकि जो रूसी जहाज वाला कांड हुआ उसमें था क्या कि वो ईरान से वेनेजुएला जा रहा था। तो ईरान, वेनेजुएला और रशिया, ये तीनों तो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देश हैं। इन तीनों ही देशों को एक साथ अमेरिका से दिक्कत थी, तो ईरान और इस रशिया इसीलिए मिल गए। और चाइना को पता है कि एक बार रशिया को काउंटर कर दिया तो अमेरिका का अगला नंबर चाइना ही होगा, वो चाइना को काउंटर करने की मेहनत करेगा, इसीलिए इन सब के साथ चर्चा हो रही है। इस बीच में आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना लाजमी है, और वो ये कि सर एक बात बताइए, इंडिया यहां पर क्यों नहीं है, ब्राजील यहां पर क्यों नहीं है, ब्रिक्स के वो देश भी तो हैं, क्या भारत को नहीं जरूरत है कि वो जाकर के यहां पर युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करे? देखिए पॉइंट तो एकदम आपका सही है, लेकिन आप अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें जो स्पुतनिक लिख रहा है कि ये ब्रिक्स प्लस देशों का फर्स्ट एवर नेवल ड्रिल है। भारत कभी भी सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ है। भारत ने क्वाड का भी जब सैन्यकरण शुरू हुआ था, जिसको चाइना ने काफी क्रिटिसाइज किया था, एक्सटेंडेड नाटो जिसे कहा था, भारत उससे भी पीछे हट गया था। आपको याद होना चाहिए कि भारत हमेशा सैन्य गठबंधन से दूर रहा है। ये वो दौर था 1945 में जब नाटो का, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो की तैयारियां चल रही थी। उस समय पर रशिया वालों ने सोवियत रूस के नेतृत्व में WTO, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक सैन्य गठबंधन बनाया था, लेकिन भारत ने कहा कि हम नामधारी रहेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका लगातार ब्रिक्स को यह कहते हुए क्रिटिसाइज करता आया है कि ये ब्रिक्स को इकोनॉमिक कॉपरेशन का गठबंधन बताते जरूर हैं, लेकिन किसी का उद्देश्य इकोनॉमिक कॉपरेशन लगता नहीं है। ये आपस में आगे चलकर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट ही फैला रहे हैं। आपको याद होगा बीच में ब्राजील के अंदर जब इस तरह की बैठक हो रही थी, तब डी-डॉलराइजेशन की चर्चा से ट्रंप एकदम चिढ़ गए थे कि ये ब्रिक्स करेंसी बनाने के जिक्र करने वाले देश हमें हल्के में ना ले, डॉलर को हटाने के बारे में ना सोचें। तो ट्रंप को जो डर है असल में ब्रिक्स से, ये लोग वही कर रहे हैं। ये असल में सब मिलकर